मेरे अंदर हमेशा से लोगों के लिए कुछ करने की एक चाह थी। हमेशा खुद पे विश्वास रखो और खुद से कहो यू कैन डू इट, और आप हमेशा सफल होंगे। कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सर्कल में कितने ऐसे मर्द हैं जो एक लेडी बॉस या महिला मैनेजर के साथ काम करने में हिचकिचाएंगे नहीं, तो आप क्या कहेंगे? अब इसी चीज को 10 साल पहले के सिनेरियो में सोचिए। वेल, इतना तो आप मानेंगे ही कि एज वुमेन वी हैव हिस्टोरिकली हैड टू फाइट परसेप्शन एंड कंडीशनिंग बैटल्स। लेकिन ऐसे में भी जब एक महिला अपने दम पर अपना मुकाम हासिल करती है तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हजारों और महिलाओं के लिए बन जाती है एक इंस्पिरेशन। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा मामगैन और आप देख रहे हैं डाबर वैदिक टी प्रेजेंट्स चाय टाइम म्यूजिंग्स। और आज के एपिसोड में ऐसी ही एक इंस्पिरेशनल महिला मेरी गेस्ट हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से। वेलकम टू द स्टूडियो मिसेस उपासना अरोरा जी। थैंक यू। उपासना जी यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की एमडी हैं। शी इज अ अवार्ड विनिंग बिजनेस लीडर एंड रियली वन ऑफ द फाइनेस्ट नेम्स इन द हेल्थ केयर एंड मेडिकल इंडस्ट्रीज टुडे। यशोदा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इस फील्ड में आपकी शुरुआत कैसी रही और यशोदा हॉस्पिटल्स, इसका इंसेप्शन कैसे रहा? देखिए, मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, लाइक आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, सो देयर वाज नो वन वाज देयर टू लुक आफ्टर मी। दैट इज़ हाउ आई गॉट मैरिड इन यशोदा हॉस्पिटल्स एंड नाउ चेयरमैन डॉक्टर पी.एन. अरोरा। यशोदा मेरी सासू माँ का नाम है एंड वो कैंसर पेशेंट थी। एंड ये अस्पताल आज से 33 साल पहले 90 में शुरू हुआ। उस समय गाज़ियाबाद में कुछ भी नहीं था, तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा, बिकॉज वो उनको लेके बॉम्बे जाते थे अपनी मदर को। तो एक बार ट्रेन में, जब उस ज़माने में ये मिनरल वाटर नहीं हुआ करते थे, तो जब वो नीचे उतरे और ट्रेन चल दी, उस समय वो एक क्षण था, उन्हें लगा कि वो अपनी माँ को खो देंगे। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो गाज़ियाबाद शहर में कुछ ना कुछ ऐसा स्वास्थ्य सेवाओं का कहते हैं ना, बनाना शुरू करेंगे और एक अस्पताल बनाएंगे जिससे लोगों को इतनी दूर ना जाना पड़े। तो ऐसे 1990 में यशोदा अस्पताल बन के तैयार हुआ, जो हमारा पहला अस्पताल था। मैंने ज्वाइन किया हॉस्पिटल 2000 में। मेरे अंदर हमेशा से लोगों के लिए कुछ करने की एक चाह थी, तो वो मैंने अब स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से मैं जितना चाहूँ उतना समाज के लिए काम कर सकती हूँ। तो एक छोटी सी शुरुआत और बहुत ही, जैसे आपने बताया कि पर्सनल रीज़न से एक इंस्पिरेशन बहुत ही पर्सनल थी, और वहाँ से लेकर अब जो कि जर्नी रही है यशोदा हॉस्पिटल्स की, एवरीबडी नोज़, उसमें उतार चढ़ाव कैसे? और स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूँगी कि यू एज अ वुमन इन विच इज़ प्रोडोमिनेंटली अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है, किस तरह के चैलेंजेस एज अ वुमन लीडर आपको देखने पड़े? जब तक मैंने खुद को अपने अस्पताल तक सीमित रखा, चीज़ें थोड़ी आसान थीं। मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया था जब हमने अपने हॉस्पिटल में NABH को करवाया था 2010 में। और उसके बाद से मेरा पूरा एक स्वास्थ्य सेवाओं को देखने का नज़रिया बदल गया। मुझे एक बात समझ में आ गई कि पेशेंट सेफ्टी जो है वो एक अस्पताल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपका पेशेंट जो अस्पताल में आया वो सेफ़ है तो सारी कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। उसके लिए मैंने काफ़ी बाहर जाना शुरू किया, कुछ कोर्सेज़ किए, फिर धीरे धीरे कॉन्फ्रेंसेस में जाने लगी। फिर मैंने बहुत सारे अलग अलग पदों पर कई जगह काम किया। वहाँ पर मुझे एक बड़ा जिसे कहते हैं दिल को दुखाने वाला एक इंसिडेंस आया। मैं नाम नहीं ले सकती उस संस्था का। वहाँ पर किसी ने मेरा नाम प्रपोज़ किया वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मतलब भरी सभा में सबके सामने ये कहा, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह है, इस पर एक महिला कैसे बैठ सकती है। उस दिन मुझे पता चला, ये बात मैं आपको बहुत पुरानी नहीं, 5 साल पुरानी बात बता रही हूँ, कि अभी भी बहुत जिम्मेदारी के पद पे अगर किसी महिला को देखते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं हमारी काबिलियत पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि ये कैसे करेंगी। तो ऐसे कई इंसिडेंसेस होते हैं, बट लकली हेल्थ केयर में महिलाएं बहुत होती हैं, तो एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन अगर आप देखें वो मिड मैनेजमेंट तक है। व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम CEO और बॉस, तो थोड़ी सी हिचक आज भी बरकरार है। वो ग्लास सीलिंग है जिसकी लोग बात करते हैं।
बिल्कुल आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे टच किया, क्योंकि मैं देखती हूँ कि इंडस्ट्री वाइड जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि 20%, 24% एट मैक्स विमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेबर फोर्स, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में ऐसा लगता है एटलीस्ट अपेरेंटली कि भाई इतनी नर्सेज हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ फील्ड्स हैं जैसे गायनोकोलॉजी, वहाँ हम प्रेफर ही करते हैं कि विमेन डॉक्टर्स के पास हम जाएँ, लेकिन ये हायर मैनेजमेंट तक ये परसेंटेज सेम नहीं है। नहीं, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट, स्पेशली मुझे लगता है ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही मैं, अगर आप बाहर भी देखें तो ये समस्या सभी जगह, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हूँ, मैं इंडिया की फर्स्ट स्क्वा फेलो भी हूँ, तो मैंने ये पाया कि महिलाओं को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति है कि क्या ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगी, वो सारे दुनिया में है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे देश में इस समय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनकर आई, या निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि फाइनेंस सेक्टर में, जो कि लोग समझते हैं कि पैसा, ये सब अकाउंटेंसी, ये सब हैंडल नहीं कर सकती महिलाएं, सिर्फ मर्दों की जगह है, मर्दों का डोमेन है। बिल्कुल। हाँ, तो ये अच्छा है कि हम लोग अब इस भ्रम को तोड़ रहे हैं, और खास करके रक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से फाइटर पायलट हैं महिलाएं और बस चला रही हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे भ्रम टूट रहा है। और मुझे लगता है जो नया वर्ग है, युवा वर्ग है, वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से मानता है कि स्त्री पुरुष बराबर हैं, अगर हम जीवन साथी हैं तो हम बराबर के जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी भी पुरानी मानसिकता, जो पुराने लोग हैं, उसमें मैं खुद को भी जोड़ती हूँ, क्योंकि हम भी 50+ हैं, तो 50+ वाले जो लोग हैं उनका माइंडसेट अभी भी इसी में है कि भाई महिला कमज़ोर है, जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। वाह, सही बात है, बिल्कुल। एक और उपासना जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है कि जैसे आपने बताया कि आपने कंटिन्यूसली जॉब पोजीशन हासिल करने के बाद भी आपने कंटिन्यूसली अपने आप को रीस्किल, अपस्किल करा है। आपके इतने सर्टिफिकेशंस हैं, IIM की बात करूं या हार्वर्ड की बात करूं, कितना ज़रूरी है, और ख़ासकर एज अ वुमन, कि आप कंटिन्यूसली अपने आप को अपस्किल करते चलें। बहुत सी महिलाएं हमें सुन रही हैं जो कि कहीं ना कहीं सोचती हैं कि भाई एक स्टैग्नेशन आ गया है। क्या मैसेज रहेगा आपका उनके लिए? देखिए, अगर आपको एज ए बॉस लोगों से काम लेना है, आप वही काम करा सकते हैं जो आपको आता है। अगर आपको उस काम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, आप उस पोजीशन पे बैठे ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपके पास वो डिग्रीज़ भी नहीं है और नॉलेज नहीं है, तो लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं। वो क्या डिलीवर कर रहे हैं वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस क्षेत्र में भी हों, हमको खुद को टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। ये जो इतनी तरह की कॉन्फ्रेंसेस करी जाती हैं, इतनी तरह के कोर्सेज लॉन्च होते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं और आपको हमेशा जाना चाहिए। आज ये वक्त है कि मैं जाकर बोल रही हूँ, लेकिन वो भी वक्त था तब जब मैं जाकर सुनती थी। तो इसके लिए ये आपको वक्त के साथ चलना है, तो खुद को आपको अपडेट रखना ही होगा, तभी आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं वो आपको रिस्पेक्ट दे पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आज आप एज अ कॉन्फिडेंट बिजनेस वूमन, आप एक ऐसे सेक्टर में हैं जो कि हाईली कम्पिटिटिव है। क्या पास्टर जी कभी टाइम था जब आप सेल्फ डाउट हुआ, या थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, या डर लगता था, नर्वसनेस होती थी? कभी ऐसा टाइम याद है, और उसको कैसे ओवरकम करा? वो टिप्स भी बहुत ज़रूरी रहेंगे हम सब के लिए। जी, जब मैंने अपने हॉस्पिटल को ज्वाइन किया तो चूंकि पूरा परिवार इसी में था, तो आई वॉज द जूनियर मोस्ट इन फैमिली। तो अपना अस्तित्व आपके लिए परिवार में बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। आप बाहर की दुनिया में तो खुद को साबित कर पाते हैं, लेकिन अपने परिवार में खुद को साबित करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद होती है। तो मैं किसी के भी काम में डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, तो मुझे लगा मुझे कुछ नया करना चाहिए जो हमारे घर के बाकी बड़े लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यशोदा अस्पताल को पूरा कंप्यूटराइज किया, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ थी वो सबको इंट्रोड्यूस किया, ऐसा काम किया जो किसी और के काम के बीच में नहीं आ रहा था। सो दैट इज़ हाउ मैंने खुद को आगे बढ़ाया। फिर एक वक्त आया जब हमारी दूसरी ब्रांच खुली, तो वो अस्पताल मुझे अकेले चलाने का मौका मिला। उस समय जो आप कह रही हैं हिचकिचाहट, मेरे मन में कहीं एक मिनट ये संशय था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली, मैं इसे ना पूरी कर पाऊँ। लेकिन मैंने उस समय ये समझा कि अपने आप में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने खुद को यही समझाया कि तुम क्यों नहीं कर सकती, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ो, थोड़ा ज़्यादा समझो,
और वो जो एक सक्सेस मिली मेरा ईश्वर की कृपा से, हमारे हॉस्पिटल का बहुत नाम हुआ, हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, तो वो एक आपके अंदर खुशी आती है कि अरे आई कैन डू इट। तो हमेशा जब भी मेरा उन सभी महिलाओं से जो सुन रही हैं, इवन उन युवाओं से भी जो किसी रास्ते पर आगे चलते समय घबराते हैं, हमेशा खुद पे विश्वास रखो और खुद से कहो यू कैन डू इट, और आप हमेशा सफल होंगे। प्लीज़ मेक अ नोट, बहुत ही वैल्यूबल आपने बात बताई है। अपार्ट फ्रॉम योर रोल एज अ बिजनेस वूमन एंड अ लीडर एट यशोदा हॉस्पिटल्स, आपका जो पर्सनल लाइफ में रोल्स हैं और एक महिला के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फैमिली की, बच्चों की, कभी ऐसा डिलेमा रहा कि हाउ डू आई मैनेज माई टाइम, और उसका भी आपके पास कोई कुंजी हो तो वो भी बताइए। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले एक महिला के लिए अपने परिवार को देखना बहुत ज़रूरी है, और हमारे अंदर काम करने की तमन्ना भी बहुत होती है, खास करके जो एक एम्बिशियस लड़की होती है जो कुछ करना चाहती है, उसको ये कह के कि नहीं अभी तुम सिर्फ घर देखो, आप घर पे नहीं बिठा सकते, तो वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो मैंने हमेशा प्राथमिकता पहले परिवार को दी जब तक मेरा बच्चा छोटा था। फिर जब मेरा बेटा बड़ा हो गया तो उसके बाद मैं खुलकर काम करने लगी, और अब तो मैं बहुत ही बिज़ी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बिजनेस वूमन नहीं है, मैं सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं स्पेशल ओलंपिक भारत, जो कि मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए है, उनकी मैं दिल्ली की चेयरपर्सन हूँ। अभी हम इन सब बच्चों को लेकर 198 बच्चे हिंदुस्तान से गए थे स्पेशल ओलंपिक भारत को, बर्लिन में हम लोग गए थे खेलने बच्चे, वहाँ से हम लोग 202 मेडल लेकर आए। तो अब मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट करना इसलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ बहुत बड़ी हो गई है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आपको अपना एक टाइम टेबल देखना चाहिए कि हाउ मच आई कैन डू, बट जब आप बात परिवार और आपके कैरियर की हो तो हमेशा परिवार को प्राथमिकता दें, क्योंकि आगे चल के जब आप एक बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे और आपका परिवार ही आपके साथ ना हुआ तो उस सक्सेस को आप बांटेंगे किसके साथ। तो ये बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट है जिसको आपने बहुत ही खूबी से निभाया है। उपासना जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी दैट यू नो एज अ लीडर इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत एक इमोशनल एस्पेक्ट है, जो क्योंकि आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, पेशेंट्स हैं, जब आप डे ऑन डे इस हाई प्रेशर सिचुएशन में आप देखती हैं अपने डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को, आप अपने आप को कैसे ग्राउंडेड और कैसे अनवाइंड करती हैं, कैसे हाउ डू यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दिस रियली हाई इमोशनल सिचुएशन? सबके कुछ ना कुछ एक वो होते हैं। मेरा है, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं चाय का कप लेके कभी कभी बैठ जाती हूँ इन द मिडल ऑफ द डे, और ये डाबर वैदिक टी मुझे जब से हाथ लगी है, दिस इज़ ऑल्सो बिकम्स समथिंग दैट आई गो टू ऑल द टाइम, बट रियली वॉन्ट टू नो दैट इन दिस हाई प्रेशर सिचुएशन हाउ डू यू मैनेज दैट? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने हॉस्पिटल में एक जो हमारे अस्पताल को बाकी जगहों से दूर रखता है, अलग करता है, वो है मेरा सभी से कहना है जो अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आए हैं तो वो इसको टोटल बिजनेस मॉडल पे नहीं रन कर सकते। आप इसमें सिर्फ हमेशा नफ़ा नुकसान का नहीं देखते हैं, बिकॉज हमारे प्रोफेशन में, इस काम में आपको पेशेंट के साथ सिंपैथी, एम्पैथी, कभी आपको नुकसान भी होता है। जैसे हमारे अगर कोई पुअर पेशेंट आया तो हम उसे भेजते नहीं हैं, हम उसका इलाज करते हैं कि भाई 10 पेशेंट पैसे दे रहे हैं, अगर एक नहीं दे पा रहा है तो उसे हम बीच में नहीं छोड़ सकते। दूसरा, हम अपने सभी जो हमारी टीम है पूरी, उन सबसे मेरा ये कहना है कि खुद को पेशेंट के साथ जोड़ के रखो, ताकि अगर पेशेंट आपके अस्पताल में आके लॉस्ट ना हो जाए। वो एक भीड़ होती है, वो बेचारा ऑलरेडी परेशान आया है, उसे आपका सिस्टम नहीं पता है, तो अगर वो आपके यहाँ एडमिट है, भर्ती है, उसको पर्सनल केयर करो। वो आप उसको नाम से बुलाओ, वो आपको नाम से बुलाए। दैट शुड बी देयर। ऐसा नहीं है बेड नंबर 6 और वो सिस्टर। तो थोड़ा सा ना इमोशनल हमारे यहाँ बॉन्डिंग काफ़ी है। तो उससे क्या होता है, हम लोग जब भी मिलते हैं तो हम लोग पेशेंट के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमारा रिलेटिव अब बीमार हुआ है और उसे कैसे ठीक करना है। एक क्लिनिकल बोर्ड बना के सारे डॉक्टर्स, और सवाल आता है कि हम कैसे खुद को कहते हैं ना स्ट्रेस से मुक्त करें। तो वो एक तो मैं मेडिटेशन रोज करती हूँ, एवरी डे योगा और मेडिटेशन। उसके साथ साथ जैसे मुझे लगता है अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको अपना वर्क प्लेस, मुझे अपने ऑफिस से ज़्यादा पसंद दुनिया की कोई जगह नहीं है। स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा मुझे अपना ऑफिस पसंद है। मुझे लगता है जब हम अच्छा काम करते हैं और सच्चा काम करते हैं तो आप एक अच्छी नींद सोते हैं और आपके दिल पे कोई बोझ नहीं होता।
और मैं तो कहती हूँ कि आप जैसे लोग जो कि अपना पैशन अपना प्रोफेशन बना सकते हैं वो बहुत लकी होते हैं. सो द हैंड ऑफ गॉड इज़ ऑन योर हेड. फाइनली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी. पिछले कई सालों में वी हैव सीन सो मच हैपन. पैंडेमिक था. हमें एक रियलिटी ये भी पता है कि ऑन एन एवरेज हमारे डॉक्टर्स की कमी है पर पेशेंट. और इससे हमने देखा है पिछले सालों में अनफॉर्चुनेटली बहुत एक रोष गुस्सा टुवर्ड्स द मेडिकल फ्रेटर्निटी भी हुआ है. ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप चाहती हैं कि लोगों की सोच बदले, क्योंकि देयर इज़ अर्नेस्टली बहुत एफर्ट जाता है फ्रॉम डॉक्टर्स, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो स्टाफ हो हॉस्पिटल में, जो कि एक बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सोच बदलने, परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है. वो क्या ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंडस्ट्री में कुछ ब्लैक शीप्स होते हैं. अगर 100 लोगों के बीच में किसी एक ने कोई गलत काम किया तो उसका इफेक्ट पूरे लोगों पर आता है. तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने इंस्टीट्यूट में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखें. जो भी आपके पास आया है आप उसको, दूसरा जो सबसे बड़ी बात है जो मैं हमेशा अपने यहाँ भी हर मीटिंग में रिक्वेस्ट करती हूँ, पेशेंट को टाइम दो. उसके साथ आई कांटेक्ट करके डॉक्टर बात करता है. लोग एआई की बात कर रहे हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम लोग भी सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, हमारे रोबोटिक सर्जरी भी हो रही है, सब हो रहा है. बट स्टिल जो एक डॉक्टर का टच होता है पेशेंट के हाथ पर और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है अरे ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, मैं हूँ ना, वो डायलॉग ना इंसान को अंदर से इमोशनली मजबूत करता है. उस रिश्ते को फिर से जगाने की ज़रूरत है. और मुझे लगता है जो पहले एक सिस्टम था फैमिली डॉक्टर्स वाला, वो सिस्टम आपका जो भी डॉक्टर है आप उस पर फुल फेथ रखिए. पेशेंट को विश्वास रखना होगा और डॉक्टर को उस विश्वास को जीतने की कोशिश करनी होगी. सिर्फ ये ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा कि हेल्थ केयर कहता है कि हमें लोग गंदा कहते हैं और लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स ठीक नहीं है या अस्पताल ठीक नहीं है. इसके लिए कुछ तो पहल होनी चाहिए. और जो मुझे लग रहा है धीरे धीरे आप जैसे ये टॉक शो है, ऐसे लोग बातें करते रहें और बताते रहें लोगों को कि विश्वास से भी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं. वी नीड टू हैव फेथ. बिल्कुल सही बात कही है आपने उपासना जी, और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया. इट वॉज अ वेरी वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन. अगर हमारे पास समय होता तो ज़रूर इस कॉन्वर्सेशन को मैं और बढ़ाती. अगर आपको भी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया तो डू ड्रॉप अस अ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डाबर वैदिक टी प्रेजेंट्स चाय टाइम म्यूजिक्स विद अनदर गेस्ट. टिल देन, keep smiling, keep sipping.